नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल और मैं हूं आनंद नरसिम्हन। 5 राज्यों के इस चुनावी दंगल में हम इस मेगा कवरेज को आपके सामने लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता ने जो मतगणना की है, जो मैंडेट दिया है, वो एकदम क्लियर दिया है। केरल में लेफ्ट है, तमिलनाडु में डीएमके, असम में बीजेपी प्लस, पुडुचेरी में एनडीए और बंगाल में फिलहाल 7 या 8 राउंड के बाद तो सामने ऐसा लग रहा है कि रविंद्र जडेजा की तरह ऐसे छक्के लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस ने कि 2016 का ही आंकड़ा फिर से टच करने की कगार पर हैं। 210 सीटों में अभी बढ़त है 292 में से, और ये 2016 का उनका आंकड़ा 211 का था, उसी के आसपास का है। ऐसा लग रहा है कि वाम के सारे वोट जो हैं वो बीजेपी ले गई है और अब सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन बन गई है स्टेट में। 3 से 78 कोई कम बात नहीं है बाबू, लेकिन इनका तो मिशन 200 का था, इनका तो मिशन सरकार बनाने का था और वहां पर कहीं ना कहीं चूक होती नजर आ रही है। जो ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी, ऐसा कह रहा था बीजेपी, जो आकलन उनका था पहले 4, 5, 6 चरणों में जितनी सीटें उन्होंने जीती हैं, वो सारी सीटें अब तो ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ही लेके गई। हमारे साथ इस कवरेज में बहुत सारे गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स भी हैं। लाइव रिजल्ट हब हैदराबाद से हमारे साथ अमय उपाध्याय भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं बंगाल का, जहां जानते हैं आशिका सिंह और अमित सिंह से कि क्या हुआ, ऐसा क्या फांसा फेंका ममता बनर्जी ने कि 292 सीटों में एक ही कैंडिडेट था तृणमूल का और वो बाकी बीजेपी की पूरी मशीनरी पर भारी पड़ गई। ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। अभी देखिए फिर से बीजेपी के नंबर बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा 12 से 15 राउंड है, अगले 2-3 राउंड में शायद कुछ पांसा पलट सकता है, खेल घूम सकता है, लेकिन बढ़त इतनी है आशिका, इतनी लंबी लीड है कि इसको कवर कर पाना अब तो बीजेपी के लिए नामुमकिन लग रहा है। शरद पवार साहब तक ने निर्णय घोषित कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कर दिया, कहा ममता बनर्जी जीत गई। कोई संशय नहीं रह गया है कि बंगाल को अपनी बेटी को ही चुना है। और तस्वीरों में आगे कालीघाट के दिखाऊं, आवाज बहुत जोर है। आपको ये खेला होबे का गाना जब आप बंगाल आए थे, आनंद आपको भी सुनने में आया होगा। वो गाना यहाँ पर ठीक ममता बनर्जी के घर के बाहर वो बजाया जा रहा है। इलाके की जो महिलाएं हैं वो घरों के बाहर निकल के आई हैं और हरे रंग का गुलाल जो है वो उड़ा रही है। और जैसा कि आपने कहा कि सभी 294 सीट्स पर जैसा कि आपने कहा सभी 294 सीट्स पर ममता बनर्जी खुद ही प्रत्याशी थी, यही सच है। और कहीं ना कहीं जो बोहिरा गोतो वाली बात या वो जो फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो भी काफ़ी हद तक जो है काम कर गया है। और लगातार जैसा कि ममता बनर्जी आरोप लगाती रही है बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की, तो वो भी एक अहम मुद्दा रहा इस बार। जी, आपके आसपास बहुत भीड़ है और शोर भी है। अब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त ने साफ कह दिया कि देखिए आप शोर शराबा मत कीजिए, भीड़ भड़क्का मत कीजिए, कोविड का काल है, आपको घर पे रहना है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और प्रशासन को इस नियम का पालन करना है। स्टेट की चीफ सेक्रेटरीज को भी लिख दिया गया है कि जिस जिले का, जिस एरिया का एसएचओ अगर इस क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसे सस्पेंड कीजिए, लोगों पर एफआईआर दर्ज कीजिए, केस दर्ज कीजिए, उनको सड़कों से बाहर कीजिए, क्योंकि कोई सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कहीं ना कहीं बीजेपी के आकलन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 77 211 ये गैप तो बहुत बड़ा गैप हुआ। देखिए हाँ बिल्कुल, ये गैप बहुत बड़ा गैप हुआ और ऐसा एकदम साफ है कि जिस तरीके से शुरुआत के 5 फेजों में भाई रुगतों का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया था, बीजेपी पर पोलराइजेशन का आरोप लगाया था, वो शुरुआत के 5 फेजों में वो मुद्दे जो है वो डोमिनेट थे। और उसके बाद जो आखिरी के 3 फेज, 6वां, 7वां और 8वां, ये जो 3 फेज था, इस पर कोविड का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा, कोविड का मुद्दा। और अमित जरा रुकिए मेरे साथ, मैं जरा आशिका के पास जा रहा हूँ। आशिका, आपके आसपास कुछ हो रहा है क्या? लोगों को रोका जा रहा है सेलिब्रेशन से? ये गाड़ी जो अभी ये जो गाड़ी यहाँ निकली है, अभिषेक बनर्जी यहाँ पर अब से कुछ देर पहले आए थे, करीब 3 घंटे पहले यहाँ पर आए थे। जैसे ही रुझान टीएमसी के पक्ष में आने लगे थे, अभिषेक बनर्जी आए थे, काफ़ी समय अपनी बुआ के साथ बिताया और अब यहाँ से निकल करके जा रहे हैं। और तस्वीरें जैसा कि अमित भी आपको दिखा रहे थे, मैं भी यहाँ से दूर से आपको दिखाऊँ, कालीघाट के बाहर की जो तस्वीरें हैं, आपको हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस के लिए बहुत बड़ी मशक्कत हो गई थी, वो
जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ढोल नगाड़े बजा करके बिना मास्क पहने नाचते हुए नजर आ रहे थे। अब भी तस्वीर काफी हद तक बदली तो नहीं है। आप देखिए अब भी यहाँ पर सड़क पर ढोल नगाड़ा भीड़ भड़का आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हरे रंग के तो अब जो है प्रशासन का काम है कि इन सेलिब्रेशंस को जो है इसको जरा कम करें। लोग जो बाहर निकल के आए हैं उत्साह है उनका, क्योंकि वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उसने बढ़त हासिल कर ली है। तो लेकिन आपको जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का पालन करें। कोविड का काल है, थोड़ा सा संयम बरतें, घरों पर रहें, जश्न जो है घर पे बनाएं, जीत का जश्न वर्चुअली मनाएं, लेकिन वहां सड़कों पर ना उतरें। ये हमारा भी आपसे आग्रह है। संबित पात्रा बीजेपी के हमारे साथ हैं, अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आप सबको नमस्कार और मैं आशा करता हूं कि आपके और आपके परिजन का स्वास्थ्य अच्छा है, सेहत ठीक है। संबित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ये सर्जरी कहीं गलत हो गई, ऑपरेशन ही गलत हो गया लग रहा है। 78 पर आके रुके हैं, 3 से 78 तो पहुंच गए, अच्छा है, लेकिन आपका मिशन तो 200 पार का था। देखिए आनंद जी, नमस्ते पहले आपको, अशोक जी को और रिजू जी को, और आप सब सुरक्षित रहें। ये समय आप जानते ही हैं कोरोना का है जी। और मैं व्यूअर्स से भी कहूंगा वो भी सुरक्षित रहें। और बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे देखने का नजरिया है कि वाकई हमने एक छलांग लगाया। मतलब जो बॉटल है वो ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 4% से हमने अपने सफर को शुरू किया था। 2016 में 10% के वोट शेयर के साथ हमारे पास केवल 3 सीटें थी और आज लगभग 80 सीट, अभी तक जहां तक रुझान दिख रहा है 80 सीट की ओर हम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर देखा जाए तो सही मायने में ये एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हाँ, और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि जो हमने कहा था कि हम सरकार बना लेंगे या 200 के पार चले जाएंगे, उस दृष्टिकोण से आपका सवाल हमसे पूछना हक बनता है। कहीं ना कहीं संबित जी ये भी लगता है कि कहीं आपके आकलन में कहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि लोग जिस तरह से जन उन्माद आपके रैलीज में आ रहा था, वो रैली में तो आपकी आए लेकिन वोट तृणमूल को करके गए, ऐसा लग रहा है। पहले चरण के भी आप नंबर देखें तो आपके जो वरिष्ठ लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि पहले 2 चरण जिसमें 60 सीटें थी उसमें करीब आपने 40 जीती। पहले 4 चरणों में कम से कम आप 100 का आंकड़ा पार कर गए और पहले 5 चरणों के बाद आपको लगा कि आप सरकार बनाने वाली परिस्थिति में पहुंच गए थे, 135-140 आपका आकलन ये था। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो तृणमूल कांग्रेस ने वो पहले 3 चरणों में, पहले 4 चरणों में भी बहुत सारे गेन्स किए हैं। जो आंकड़े आपने क्लेम किए थे वही आंकड़े अब तृणमूल के पास जा रहे हैं। देखिए अभी जो मैं पता लगा रहा था, लगभग ऐसे 90 सीटें हैं जिन पर बहुत कम मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का आगे पीछे होना चल रहा है। तो अगर वो 90 सीट जो हैं उनके परिणामों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है आज लेट काउंटिंग चलेगी और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट वो कंसोलिडेट होंगे। थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार टीएमसी की भी ऐसे 40-50 सीटें हैं जिसमें टीएमसी भी बहुत कम मार्जिन से पीछे है। अर्थात दोनों के लिए कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा आज ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा विषय है, आपने कहा कि कहां पर गलती हो गई जो हमने किसी भी फेज में अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षा जब तक बड़ी ना हो, जब तक, क्योंकि देखिए बंगाल में जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, हमारी संगठन को भी आरंभ हुए बहुत वहां एक अरसा नहीं बीता है। हम वहां बहुत नए संगठन है, बहुत हमारे नीचे कार्यकर्ता नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता है वो सदृढ़ है, वायलेंस और हिंसा के बावजूद काम कर रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। मगर हमारे पास बहुत बड़ा संगठन नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कमी में एक महत्वाकांक्षा के साथ सेंट्रल लीडरशिप के प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ना, उसी का नतीजा है कि आज हम 3 सीट से यहां तक का सफर तय कर पाए हैं। और मैं धन्यवाद कहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व को कि विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपना जी जान सब कुछ लगाया है। कार्यकर्ता परेशान थे तो कहा चलो हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे साथ भोजन करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, मगर हम सबको मिलकर काम करना है। ये जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये आज कहीं ना कहीं बंगाल में नतीजा लेके आया है। आज 2 धुरी बंगाल की राजनीति में बनी है, एक टीएमसी की धुरी, और जहां हम कहीं नहीं थे वहां हम सेकंड पिलर बन के उभरे हैं। मैं इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है, वैचारिक टेक्टोनिक शिफ्ट, वो तो अवश्य हुआ है। जी देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, संबित जी, रिजू दत्ता जी भी मेरे साथ हैं, अशोक वानखेड़े जी भी मेरे साथ हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जितने वाम के वोट हैं वो आपके पास आ गए हैं। अब आपने वाम को एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन रिप्लेस किया है। लेकिन अगर मैं आपकी बात मानूं कि 90 सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे पीछे चल रहा है और वहीं तृणमूल करीब 50 सीटों में आगे पीछे चल रहा है, तो आपने कहा कि इन 292 सीटों में से 140 में अभी भी पेच फंस सकते हैं कहीं पर भी आगे के राउंड्स में। मैं दर्शकों को यह बात बताना
चाहूंगा कि कम से कम 12 से 15 राउंड्स हर जगह बंगाल में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे, 292 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अभी फिलहाल हम 7वें 8वें चरण पे ही पहुंचे हैं। भले ही लीड्स अगर है तृणमूल कांग्रेस के हैं, रिजू दत्ता, आपको लगता है कि ये जाकर कहीं फंसेगा, या अब आप कंफर्टेबली कह सकते हैं कि देखिए ये बाजी तो हमने मार ली? देखिए आनंद जी, हम बहुत उम्मीदवार हैं कि जैसा ट्रेंड देखा जा रहा है आपके चैनल पे या हर जगह पे, उसमें तृणमूल कांग्रेस ही आगे जाके सरकार बनाएगी। पर उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि चारों तरफ हमारे अभी भी कोरोना क्राइसिस में हम हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। तो यहाँ ये तो ऐसा माहौल नहीं है कि हमको खुशियां मनाने की जरूरत है। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगी, लोगों की जिंदगी सबसे बड़ी चीज होती है। पर हाँ, हम उम्मीद है कि हम ही आगे चल के सरकार बनाएंगे, जैसे रुझाने चल रहे हैं। और मैं संबित पात्रा जी को भी मैं इस बात का साधुवाद देना चाहूंगा कि उनकी पार्टी 3 सीट से बढ़ के इस जगह पे आई है। बट ये भी सही है कि बंगाल के लोगों ने ये आज दर्शा दिया है कि इस पवित्र भूमि पे ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होती है। यहाँ पर संविधान और बंगाल के लोग ही आज जीतेंगे। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि सब चैनल ने जितना हमारे साथ दिया है, हम लोग बहुत बार चैनल्स में आए, अपनी बात आगे रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जितने नंबर्स में यहाँ पर देख रहा हूँ आनंद जी, एक 10 सेकंड, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर बंगाल की जनता के लिए जो देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। वो नंबर ये है 1800-313-444-222। ये हमारा सेंट्रल कोविड हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी अगर इस दिक्कत में हो तो काइंडली उस नंबर पे फोन कीजिए। पर ये कोविड हेल्पलाइन जो है, मैं आपसे कहूं कि पहले चरण से पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था। चलिए, दे रहा है, दुरुस्त है, आपको भी साधुवाद। लेकिन मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहूंगा, जरा चलते हैं हैदराबाद के हमारे लाइव रिजल्ट हब में, जहां अमेय उपाध्याय हमारे साथ हैं। हमें एक बात बताइए, ये क्या फंसे हुए हैं 140 सीटें? क्या ऐसी सीटें हैं जहां पर जो जीत का जो मार्जिन है वो 500,000 वोटों के आसपास ही है? संबित पात्रा कहते हैं कि कम से कम 90 सीटें ऐसी हैं तृणमूल की जहां पर बढ़त है, जहां पर बीजेपी बस आगे पीछे चल रहा है। वहीं पर कई 50 सीटें हैं बीजेपी की जहां तृणमूल आगे पीछे चल रहा है। जी बताइए। हमें देखिए, अभी जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अभी तक बढ़त की जो लिस्ट थी वो तब्दील होती जा रही है बहुत तेजी से जीत में। अभी हमारे पास जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 12वां नतीजा मेरे सामने है। ये नादिया से है। यहाँ करीमपुर में टीएमसी के विमलेंदु सिन्हा रॉय जीत गए हैं। इसको मिलाकर हमारे पास 12 नतीजे हैं, जिसमें से 9 गए हैं टीएमसी के पक्ष में और 3 बीजेपी के पास। पुरुलिया से बीजेपी के सुदीप मुखर्जी की जितने की हमें जानकारी मिल रही है। उसी के साथ साथ वेस्ट बर्दवान के जमुरिया में हरिराम सिंह टीएमसी के विनर हैं। वेस्ट बर्दवान के ही कुल्टी में अजय कुमार पोद्दार, माफ कीजिए, अजय कुमार पोद्दार बीजेपी से जीते हैं। वेस्ट बर्दवान के बाराबनी से विधान उपाध्याय टीएमसी के, इनको जीत मिली है। और पूरी फेरिस्त जो है वो हावड़ा में 2 सीटों पर शिवपुर से मनोज तिवारी टीएमसी के हैं, उनको जीत मिली है। हावड़ा के उलुबेरिया पूर्वा से विदेश रंजन बोस जो टीएमसी से है, इनको जीत मिली है। तो इसके पहले जो बढ़त जो हम लोग देख रहे थे, जो ट्रेंड दिख रहे थे, उसमें तो एक रेशियो फिर भी दिख रहा था, 3:1 का चल रहा था। लेकिन यहाँ 12 नतीजों में फिलहाल 3 पर बीजेपी और 9 पर टीएमसी को जीत दर्ज। बिल्कुल, तो यानी एक ट्रेंड तो दिख रहा है। संबित जी, डॉक्टर साहब, ये अब थोड़ा सा अब आपको समीकरण और थोड़ा सा विश्लेषण जो है वो समझ लेना पड़ेगा कि ये आप थोड़ा सा गेन भी कर लेंगे तो भी 3 फिगर तक पहुंचने में भी दिक्कत लग रही है। फ्रैंकली मैं कह रहा हूं। नहीं आनंद जी, बिल्कुल सही बात है। जो भी नतीजे आएंगे हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, बड़े ग्रेशियस तरीके से स्वीकार करेंगे, और राजनीति में यही करना चाहिए। मगर राजनीति में हमेशा ही जहां भी पलड़ा आपका कम भी हो, जहां भी आपकी संगठन ना हो, वहां भी मेहनत करने की आवश्यकता है और पुरजोर तरीके से अपने चुनाव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके लड़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, हमारे कार्यकर्ता ने इस चुनौती को स्वीकार किया, पुरजोर तरीके से बंगाल के चुनाव को लड़ा। और जहां हमारी कोई भूमि नहीं थी, वहां हमने एक कंसिडरेबल और फॉर्मिडेबल भूमि अपनी तैयार किया है। एक बहुत बड़े रूप में हम वहां उभर के आए हैं। और मुझे लगता है जब बड़े युद्ध होते हैं, बड़ी चुनौतियां होती हैं, उसके नतीजे कोई एक दिन में सामने नहीं आ जाते हैं। वी आर रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। एक बहुत बड़े युद्ध के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती के लिए हम तैयार हो चुके हैं।
जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, और क्योंकि कोशिश आपकी इतनी सारी थी, 2017 से एक मुहिम स्टार्ट हुई, 2018 के पंचायत इलेक्शंस में तो 34% जगह तो आप मौजूद भी नहीं थे, फिर 2019 में आपने 18 सीटें जीती, आपका प्रोजेक्शन 22 का था, लोगों ने कहा आप 7 भी नहीं जीतेंगे, अब की बार आप 18 जीत गए, उसका प्रोजेक्शन देखे तो 126 सीटों पर तो आपका वर्चस्व था। अब उन 126 में से भी मैं करूं तो आपका कन्वर्जन अभी 78 का ही है फिलहाल। अब ये बढ़ता है कि नहीं, क्या होता है 15 राउंड के बाद हम देख सकते हैं, उसका समीकरण करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो दमखम आपने लगाया, जो माइट मसल आपने लगाया, और फिर आपने तृणमूल के वहां से कई सारे बड़े बड़े लीडर्स को भी लेकर आए, उसका रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आपको भी, क्योंकि आप भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप भी ओडिशा में गए थे, आपने भी बहुत कांटे की टक्कर दी थी, मैं जानता हूं, तो आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ तो घूम गया। क्या घूम गया? बंगाल के वोटर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सोचता कुछ है, या सोचती कुछ है, देखती कुछ है, कहती कुछ है और वोट करती कुछ है? देखिए आनंद जी, मैं कहूंगा आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गुम गया। खैर, अगर नतीजे इसी प्रकार से कंसोलिडेट होते हैं तो हमारी पार्टी इस पे चिंतन जरूर करेगी, मगर एक अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है सोचने का कि हमने पाया क्या है। आप देखिए, बहुत बड़ा ग्राउंड पाया है। आप सोचिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी खड़ी है, ऑल सेड एंड डन, ममता बनर्जी आज एक बहुत बड़ा चेहरा है वेस्ट बंगाल का। वो इससे पहले केंद्रीय नेता रही हैं, उससे पहले मंत्री रही हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। स्वाभाविक रूप से बंगाल के राजनेताओं में एक बड़ी चेहरा है। और ठीक वहीं पर चूंकि हम वहां म्युनिसिपैलिटी में भी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आई है, राज्य के सरकार बनाना तो दूर भूल जाइए आप, उसे म्युनिसिपैलिटी तक में हम कभी रहे नहीं है, तो हमारे पास उस कंपैरिजन का लोकल लीडर जिसमें ममता बनर्जी फिट बैठती है, उस कद का लोकल लीडर, लोकल सत्रप हमारे पास प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं था। देखिए, पूरा जो सेंट्रल लीडरशिप है, हमने उसके आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को गैल्वेनाइज किया, उनमें ऊर्जा भरा, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़े रूप में हम आगे बढ़े हैं। संगठन भी हमारा अभी नया संगठन है वहां पे, जबकि तृणमूल, चाहे कांग्रेस और जो लेफ्ट है, इनके संगठन बहुत पुराने संगठन हैं। उसके बावजूद हमारे विचारधारा को हमने वहां पर छांव दिया, हमने अपने विचारधारा को स्थापित किया, 2019 में भी किया और अभी भी किया। और देखिए, 2019 के नतीजों को एक्स्ट्रापोलेट करना बड़ा आसान लगता है, मगर वो चुनाव विधानसभा के चुनाव नहीं थे, वो लोकसभा के चुनाव थे, और लोग जानते थे कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। ये जो चुनाव हुए हैं, ये विधानसभा के चुनाव है। इनका कंपैरिजन अगर करना है तो इनका आकलन हमेशा 2016 के विधानसभा के चुनाव के साथ ही मिलाकर आकलन करना चाहिए। और अगर आकलन करें तो वैसे का वैसा ही स्कोर है, स्ट्राइक रेट तो वैसे का वैसा ही, इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि 292 में से 210 में बढ़त है, उधर 294 में से 211 थे, तो क्या पिछली बार से ज्यादा होगा, वो भी देखने की जरूरत है। अशोक जी, मैं इससे पहले कि आपके और आऊं, एक मेरा कंसर्न है, चाहे जो भी जीते, लेकिन जिस तरह से ये सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आपके पार्टी के कार्डर को कंट्रोल करने की जरूरत है। अमित सिंह, आपके पीछे के जो दृश्य हैं, ये खुशी के तो हैं, लेकिन इस कोविड काल में ये थोड़ा डराने वाले भी हैं। इस तरह की भीड़ का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, इस तरीके का भीड़ का इकट्ठा होना ठीक नहीं है, और शायद इसी वजह से जो है चुनाव आयोग ने साफ साफ तरीके से कहा था। मैं एक बार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए किस तरीके से जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस तरीके से जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये जीत बहुत बड़ी जीत है। और खास तौर से जो 6वां, 7वां और 8वां जो 3 फेज से, इन 3 फेजों में टीएमसी ने बढ़त बढ़ाई। जब कोविड महामारी का सेकंड वेव आया, 6वां, 7वां और 8वां लगातार जहां पर मांग की जा रही थी कि तीनों फेज एक साथ हों, चुनाव आयोग से लगातार टीएमसी कह रही थी, उन तीनों फेज में टीएमसी ने बढ़त बढ़ाई है। जब क्योंकि उस वक्त जो वोटरों के दिमाग में केवल कोविड और कोविड मुद्दा था। शुरुआत के 5 फेजों में बाहरी गौत था, पोलराइजेशन था, लेकिन आखिरी के 3 फेज में केवल कोविड था। और कहीं कोविड को देखकर जो वोटर थे उन्होंने वोट किया था, क्योंकि जो 100 से तकरीबन 100 के आसपास वो सीटें हैं जिस पर टीएमसी बढ़त बनाई हुई है, वो 6वां, 7वां और 8वां फेज का है। तो जाहिर तौर पे कोविड के वो समय मुद्दा था, लेकिन यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। हालांकि जो अधिकारी थे, अब से थोड़ी देर पहले इन जो कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी, वो इन कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि घर वापसी चले जाइए। कई कार्यकर्ता वापस चले गए हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं मान रहे। ये डर की बात, थोड़ा सा आप संभल के रहिएगा, थोड़ा सा आप संभल के रहिए। अब रिजू दत्ता कोविड नहीं है, अब बताइए। आपने तो हेल्पलाइन तक बोल डाला, लेकिन यहाँ पर इनको घर बिठाने वाला कोई नहीं, यहाँ पर इन पर सख्ती करने वाला कोई नहीं। तो तृणमूल करे तो सही, बीजेपी करे तो गलत।
नहीं नहीं, कोई भी करे ये गलत बात है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि चुनाव आयोग की ऑर्डर को मानते हुए कुछ लोग जो इस मुश्किल इतने बड़े इलेक्शन से गुजरे हैं, इनका थोड़ा भावना मतलब नहीं, पर ये तो तृणमूल के काडर हैं, तृणमूल के काडर हैं। एरिया के एसएचओ कहाँ गए? प्रशासन आपके अधीन है अभी भी। आप कहते हैं आपने हेल्पलाइन की, आप कोविड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो तैयारी नहीं हुई। मैं आपकी देखिए जीत की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस विषय को आपने पिछले 4 फेजेस में इतना बड़ा चढ़ा के बोला, इतनी टीका टिप्पणी की, आज जीत में आप कह रहे हैं सब जायज है। नहीं, कौन जायज बोल रहा है? मैं तो बोल रहा हूं कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं और पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी ये भीड़ को मतलब हटा देगी वहां से। देखिए, जब 1.5 महीने का ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें बहुत लोग, कर्मी हो, मेरे जैसे छोटे कर्मी भी हो, आज रिजल्ट आने के बाद नहीं वो मैं समझता हूं, लेकिन लोग रिजू जी देखिए, आपकी जीत का स्वागत है, आपको साधुवाद में जानता हूं कि काडर के अंदर इमोशन है, लेकिन बिना मास्क के घूम रहे हैं, एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं इस तरह से। और ऐसे में जब कोलकाता के अंदर सबसे ज्यादा आज केसेस का, संक्रमण का दौर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, आप ही ने इसके बारे में बात की, और लेकिन अगर आप ही इस पर सख्ती नहीं करेंगे, देखिए बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के, चेहरों पर मास्क नहीं, रंग लगाकर डांस कर रहे हैं सड़क पर। इस तरह से अगर ये चलता रहेगा तो ये तो खतरनाक है। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि तृणमूल की जीत को मुबारक नहीं, लेकिन ये तो और खतरनाक है कोविड के टाइम में। अगर आपके काडर करें तो ठीक है, बनता है, क्योंकि मेहनत की। अगर यही बीजेपी का सीन होता तो आप क्या कहते? उस वक्त क्या होता? अब यहीं पर हाईकोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को लताड़ रही है, लेकिन लोग तो आपके हैं, काडर तो आपका है, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं जवाबदारी देने की जरूरत है। क्यों? मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, क्योंकि आप पार्टी लीडरशिप को भी जानते हैं। मेरा आग्रह यह है कि ऐसे लोगों को इनको कहिए। जी, हम सब जानते हैं और इसका नियंत्रण हम करेंगे। आप कभी-कभी जब टीएमसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो आसाम का भी चित्र दिखा दीजिए। सर मैं सब जगह दिखा रहा हूं। मेरा देखिए कोविड, रिजू जी जितना आप मेरे मित्र हैं, उतना ही संबित जी भी मित्र हैं, उतना कोई अशोक जी भी मित्र हैं, और आपके सबके स्वास्थ्य का मुझे भी कंसर्न है, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो डीएमके हो, असम हो या लेफ्ट हो या केरल हो, कहीं पर भी इस तरह के सेलिब्रेशंस इस काल में होने नहीं चाहिए, वो गलत है। अच्छा, अभी न्यूज आ रही है कि बंगाल में अभी तक 12 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, और ये खबर मैं बता दूं, अभी हमें उपाध्याय रिजल्ट हब से यही बता रहे थे कि जिनमें से 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है, 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है। यानी कि अब रिजल्ट्स जो है वो कंसोलिडेट होने लगी हैं, जो लीड्स हैं वो कंसोलिडेट होने लगी है। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, तृणमूल का आंकड़ा फिसला है थोड़ा, 260 हुआ है, बीजेपी का आंकड़ा थोड़ा संभला है, 80 के पार फिर से पहुंचा है। पिछले 1.5 घंटे में पहली बार 80 का आंकड़ा पार किया है, 81 पर है अब बीजेपी। क्या वो धीरे धीरे बढ़कर 100 का आंकड़ा पार करेगी? क्या वो 110 120 तक पहुंचेगी? क्योंकि कई सारी सीटें हैं जो टाइट फाइट हैं। अगले के 3-4 राउंड बहुत महत्वपूर्ण है, 11-12वें राउंड के बाद पता लगेगा कि परिस्थिति क्या है, पर फिलहाल तो लग रहा है कि यह मोर्चा तृणमूल कांग्रेस का ही है। और अशोक जी, इसका यह मतलब हुआ कि देश में 2024 में और अलग एक पॉलिटिकल नैरेटिव आएगा, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस फिसली है और जहां कांग्रेस फिसली है वहां तृणमूल कांग्रेस बड़ा हो गया, और वामपंथ लेफ्ट में बड़ा हो गया केरल में, तो ये, और डीएमके बड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो अलग अलग रीजन के जो अलग अलग लोकल सत्रप हैं वो खड़े हो गए। और अब ममता बनर्जी कहेंगी कि मोदी को टक्कर देने वाली मैं हूं। बिल्कुल, इस बात का ये नरेशन तो बिल्कुल होगा, और ये नरेशन इसलिए होगा क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से हाशिए पे लग गई है, उसमें एक बात तय है कि अभी ये रीजनल क्षेत्र जो है, अपने जो रीजनल नेता है उनका कद बढ़ेगा। दूसरी बात, एक बार फिर प्रूव हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों पे बहुत अच्छी तरह से जीतती है जहां कांग्रेस की सत्ता होती है। कांग्रेस को रिप्लेस करना ये बीजेपी के लिए बहुत ईजी है, लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टीज है वहां बीजेपी इतना ताकत लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं पा पाती, जैसा कि आपने ओडिशा में भी है, जैसा कि आपने बंगाल में है, जैसा कि अब आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। ये तमाम रीजनल पार्टी के हब है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। संदीप पात्रा बोल रहे बहुत बढ़िया है, वहां संगठन नहीं था तो दूसरे पार्टी से लोग लाके आप अपने पार्टी में भरोगे तो वो भी नहीं चलेगा। इस चुनाव ने एक बात बता दिया है कि जो लोकसभा के समय जो लोग तृणमूल से आए थे बीजेपी में, उसका तो एक्सेप्टेंस लोगों में बड़ा है, लेकिन जो लोग विधानसभा चुनाव के समय साइड बदल के आ गए उन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया। यदि वो 34 एमएलए जो आए हैं वो अपना मत कैडर लेके आते
और ऑलरेडी 222 जगह पे पिछले विधानसभा में, पिछले लोकसभा के हिसाब से इनको लीड थी। वहां पे बीजेपी थी, वहां बीजेपी का कमल को लोग जानते थे, कमल को लोग अप्रिशिएट करते थे, वहां थोड़ा बूस्ट करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये थोड़ा बीजेपी को आकलन करना होगा। ये एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हम तो आकलन कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बात जो अभी अभी तृणमूल कांग्रेस के जो नेता कह रहे थे कि थोड़ा सा लोगों में इतने 1 महीने का प्रचार के बाद लोगों में थोड़ी खुशी है, अब पार्टी जीत के आ गई। कोविड जो है वो रैली और खुशी और वो नहीं देखता। मैयत में भी जाओगे तो कोविड लेता है, शादी में भी जाओ तो कोविड खाता है, तो कोविड कोई देखता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से योगी ने लाठीचार्ज करवाया, जो लोग इकट्ठा हो गए थे, वैसे लाठीचार्ज की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डंडे के भरोसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज का ये जश्न सुबह से देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन हम इसको करीब करीब 1 बजे से लेके आज 1:30 घंटे हो गए हैं, ये जश्न बरकरार है। एक जगह पे हमने कड़ाई से पुलिस प्रशासन को काम करते हुए नहीं देखा। तो ये बंगाल को और आप मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। अभी बंगाल की स्थिति बहुत भयावह है। कलकत्ता में हर तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे में ये जो हो रहा है इससे भगवान बचाए। तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो है ममता दीदी को तुरंत आना चाहिए। और अब अशोक जी तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी को भी नहीं कोस सकती, क्योंकि अब जिम्मेदारी उनकी ही रह जाती है, जिम्मेदारी उन्हीं की ही बनती है, क्योंकि अगर सरकार वापस उनकी बननी है तो उन्हीं की बनती है। और अगर मैं वापस आऊं उससे पहले अमित सिंह के पीछे के जो दृश्य हैं वो थोड़े भयावह हैं। जरा वो विजुअल्स रखिएगा। लेकिन मैं आशिका से भी अपडेट लेता हूं। आशिका, आप भी जहां खड़ी है वहां भी भीड़ है? मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जो कैमरा है इसको 360 डिग्री घुमा करके आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाए। काली घाट वो सकरी हुई गली है जहाँ ममता बनर्जी रहती हैं, बस्ती इसे कहा जाता है। आप तस्वीरें देखिए, मास्क नहीं पहना है, हाथ में झंडा लेकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़क पर बाहर निकले हैं और ये जीत का जश्न मना रहे हैं। रिजू दत्ता जो उनसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, वो कह रहे थे कि पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर मेरे कैमरे के फ्रेम को वो देख रहे हैं तो यहाँ पर खड़ी पुलिस को भी देख लें और क्या कार्रवाई हो रही है ये भी देख लें। पिछले 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं और यही तस्वीर काली घाट की जो बदलने का नाम नहीं ले रही है। मैं आगे आपको कैमरा ले चल के दिखाती हूँ कि यहाँ बीच सड़क पर क्या तस्वीर है। पुलिस की कोशिश के बाद अगर लोग यहाँ से थोड़ा हटते भी हैं तो बीच सड़क पर देखिए एम्बुलेंस यहाँ से गुजर रही है और ठीक उसके सामने भीड़ लगा करके लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और ममता बनर्जी, हालांकि मैं ये भी कह दूं आपसे कि 2 दिन पहले से ही ममता बनर्जी खुद भी लोगों से कह रही हैं कि चाहे जो हो जीत का जश्न लोग ना मनाएं, सड़कों पर ना उतरे, लेकिन आज उन्हीं के घर के सामने ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर उल्लास मैं मानती हूँ कि जीत का जश्न या खुशी तो है, उत्साह तो है, लेकिन ये जो तस्वीर है आनंद, ये कहीं ना कहीं जो रंग है उसमें भंग का काम कर रही है। बिल्कुल मैं आपसे आग्रह करूंगा, आशिका आप थोड़ा पीछे रहिए, आप इनसे जरा दूर रहिए, बहुत भीड़ है और ये इन्होंने कहीं नहीं, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। बिल्कुल आप देखिए तस्वीर, ये देखिए कि कैमरे के सामने आकर के बिना मास्क ये ममता बनर्जी के घर के बाहर है, ये ममता बनर्जी के घर के बाहर है रिजू दत्ता। ममता बनर्जी के घर के बाहर कालीघाट में ऐसे है। और जब मुख्यमंत्री के घर के बाहर ऐसे दृश्य है तो बाकी बंगाल में क्या हो रहा होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका काउंट कौन करेगा? देखिए, जब हमारी सरकार बन जाएगी ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम बंगाल के लोगों को देखें। और हम आपको बोल रहे हैं कुछ ही देर में हमारे सुप्रीमो ममता बनर्जी का मैसेज आने वाला है और वो कड़े शब्दों में अपने जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो जीत का जश्न मना रहे हैं, उनको वो अपील करेंगे उनसे कि ये बंद किया जाए कोविड को नजर रखते हुए। तो थोड़ी देर की बस अपेक्षा है, वो खुद ही कहेंगे लोगों से, खुद ही अपील करेंगे। पर मेरा आपसे यही आग्रह है रिजू दत्ता कि अगर वहां के जो एसएचओ हैं, पुलिस खड़ी है, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग वहां खड़े होकर क्यों मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का यही ऑर्डर है कि एसएचओ को सस्पेंड करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देखिए, जीत का जश्न अपनी जगह, जीत का वक्त अपनी जगह, लेकिन कोविड का विषय सही हो गलत हो, चुनावी हो नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने उठाया सही उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया सही उठाया, लेकिन उसको अमल भी तो करके दिखाइए। आप दूसरे स्टेट्स का हवाला मत दीजिए। मैं कह रहा हूं आपके स्टेट पे अभी तो आपको जनता ने मैंडेट दे दिया फिर से इतना बड़ा,
ठीक है, इतना बड़ा मैंडेट दे दिया और अभी अब ममता बनर्जी के घर के बाहर, कालीघाट के बाहर लोग इस तरह से निकलेंगे। और उस दिन जब कोलकाता में केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, अगर अलार्म बढ़े हैं तो वेस्ट बंगाल के लिए बढ़े हैं और कोलकाता में बढ़े हैं केस राइज। देखिए आनंद जी, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 10 मार्च को इलेक्शन अनाउंस जब हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले कलकत्ता में एक्टिव कोविड केसेस थे 3000, अभी एक्टिव केसेस है 56,000। हाँ। हमने 100 बार इलेक्शन कमीशन को, आप जानते हैं, आपके चैनल पे भी हमने डिस्कस किया है, उनको बोला कि फेजेस कम कर दो, बंद करो, तब तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी के हाथ में एक्चुअली पावर आएंगे 4 मई को, ये आप भी जानते हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन के अधीन में है पूरा पुलिस और पुलिस नेटवर्क। अब कड़ी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये करे, हम तो बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो ऑर्डर दे दिया चीफ सेक्रेटरी को। इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला कि एरिया के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाए, ये इलेक्शन ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन वहां ग्राउंड पर ये अमल कहां हो रहा है? संबित पात्रा जी। देखिए आनंद जी, आप जिस प्रकार की भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। योगी जी ने डंडे मार करके, वहां लाठीचार्ज चला करके लोगों को डिसबर्स किया, लोगों को अपने अपने घर भेजा। मैं भी कहूंगा कि आज ममता जी खुद अपने उनके घर के बाहर का ही दृश्य है, वो अपील करे एक बार। वो बड़ी नेता हैं और उनके खुद के कार्यकर्ता हैं, अगर वो अपील करेंगी तो उनके नेता मानेंगे। और जान बचाने के लिए बड़े नेताओं को ये बिल्कुल करना चाहिए। जितने भी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो तुरंत या तो ट्वीट करें या टीवी के माध्यम से अपने रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं। वो टीवी सेंटर्स टीवी चलाएंगे उनके मैसेजेस को कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले और जो भी जश्न मनाना है वर्चुअली आप जश्न मनाएं। क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने पूरे भारत के लिए जो 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्य के लिए ये कानून बनाया हुआ है कि कोई विक्ट्री प्रोसेशन नहीं होगा, कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी को भी इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखा है कि आप लोग एसएचओ को बोलिए, लोकल कलेक्टर और एसपी को बोलिए कि इस पर पूरा नियंत्रण रखा जाएगा, और अगर नियंत्रण नहीं होगा तो लोकल प्रशासन के एसएचओ इत्यादि सस्पेंड होंगे। तो मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। बट कार्रवाई तो नहीं हो रही। लोग जिस तरह से खड़े हैं, डर लग रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो कैंपेन रैलीज में लोगों ने कोविड का पालन नहीं किया, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, मास्क उतारा, बेधड़ल्ले से घूमे। हमारे जो कितने सारे तो रिपोर्टर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, जिनको चुनाव कवर करते करते कोविड हो भी गया, वो रिकवर कर गए और फिर वापस फील्ड पर उतर गए हैं। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास जो आपके पीछे जो दृश्य हैं, ये रैलीज में भी हमने देखी, चुनाव के प्रचार में भी हमने देखा, और अब सेलिब्रेशन में भी हम देख रहे हैं। केस चाहे 3000 हो या 56,000 हो, लोगों को फर्क नहीं पड़ता और प्रशासन भी कुछ नहीं करता। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं एक बार। यहाँ की देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए जश्न मनाया जा रहा है। जो यहाँ पर एक्टिव केसेस है 56,000 है। बीते 24 घंटे में आनंद 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। लोग जो है यहाँ पर जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस कदर जो लोग हैं वो यहाँ पर ढोल नगारों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जश्न मनाने का एक दूसरा भी अंदाज होता है। अपने घर पे भी जश्न मनाया जा, अपने घर पे भी लोग जश्न मना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सड़कों पे ये बाहर निकले हैं, सड़कों पे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के पास सोशल डिस्टेंसिंग का तो यहाँ पर लोगों को ख्याल ही नहीं है। ये तस्वीरें और ये जो सीधी सड़क है ना, ये अभिषेक बनर्जी के घर की तरफ जा रही है। अभिषेक बनर्जी का घर यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अभिषेक बनर्जी का घर यहीं पर है और ये सीधी सड़क उनके घर के पास जा रही है। और ये भीड़ जो है ये सिर्फ सड़क पे, आप यहाँ पर नहीं, अंदर गलियों में भी इसी तरीके का भीड़ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये भीड़ है ये डराने वाली है। और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से 55,000 से ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सिंपल सी बात है। चुनाव आयोग से तो ऑर्डर चला गया, चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, वहां के एसएचओ क्या कर रहे हैं, सवाल पूछने वाली बात है। आशिका, आप भी कुछ इशारा कर रही थी, आपके यहाँ क्या हो रहा है? तस्वीरें देखिए आनंद, मैं क्या कहूँ, तस्वीरें बोलती हैं जो कहा जाता है, तस्वीरें बोल रही हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मौत का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, कल 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं पश्चिम बंगाल में। 17,500 से ज़्यादा मामले नए सामने आए हैं कोविड के। कल ही राज्य सरकार की तरफ से एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि शादी में भी 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। और अब यहाँ की तस्वीर देखिए, ये उसी प्रशासन की मुखिया ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने की तस्वीरें हैं।
हैं आपको ये तस्वीरें डराने वाली है। आप बता रहे थे, मैं खुद इस चुनाव के दौरान कोविड मुझे दूसरी बार हुआ, जिसके बाद मैं वापस यहाँ पर लौटी हूँ और अब मुझे भी ये तस्वीरें डरा रही हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये जो गुलाल है इसको भी उड़ाया जा रहा है। गुलाल उड़ रहा है, लोग एक दूसरे पर गुलाल लगा रहे हैं, गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, मास्क पहनने वाली बात की धज्जियां उड़ गई। इस तरह से चल रहा है, ये कोलकाता में है। तो इस तरह का गवर्नेंस मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, चुनाव आयोग से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द त्वरित इस पर कार्रवाई हो। जी आशिका, क्या कह रही हैं आप? मैं ज़रा कैमरा घुमाकर आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी कि पुलिस बल यहाँ पर कितनी मौजूद है। वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पर बैरिकेड है। पुलिस की टीम आपको जहाँ तक नज़र जाएगी, यहाँ पर आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं और सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं। और बावजूद इसके यहाँ पर ठीक यहाँ से 4 कदम की दूरी पर जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। तो इसको देख करके जाहिर है कि कोरोना के जो बढ़ते मामले जिनको लेकर के अब तक चुनाव आयोग से ये मांग की जा रही थी कि एक साथ चुनाव करा दिया जाए, सवाल उठाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग के वजह से सेफ होम्स नहीं रह गए हैं। अब वही तस्वीरें क्या यहाँ जो नेता हैं उनको दिखाई नहीं दे रही हैं, ये सवाल नहीं, नेता नहीं, क्या पुलिस वाले तो अब वहाँ यही कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग की अब कौन क्यों मानेगा। ममता बनर्जी है, दीदी वापस आ गई तो हमारा बाल कोई बाका नहीं करेगा। यही हो गया ना रिजू दत्ता। बताइए, इतने सारे सफेद कपड़ों में, सफेद पोशाक पहने आईपीएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स वहां खड़े हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए दूर खड़े हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे मैं एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि ममता बनर्जी के लिए, बंगाल के लिए, टीएमसी के लिए आप लोग सड़कों पे ऐसे बिना मास्क गुलाल ना उड़ाए, ऐसे मत करें। अपने घर पे जाके सेलिब्रेट करें, खुशी का मौका है, घर पे मनाएं। और यही मैं आप लोग को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के जो नेत्री हैं ममता दीदी, वो भी यही बात बोलेंगी कुछ ही देरों में। पर ये लोगों के ऊपर भी है कि वो खुद को कैसे सुरक्षित रखे और लोगों को कैसे सुरक्षित रखे। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं और मैं ये भी कहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कड़ी तौर पे इसकी कार्रवाई करे और ये भीड़ चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो तो चुनाव आयोग लेटर भेज चुका है। चीफ सेक्रेटरी को काम करने की जरूरत है, लोकल एरिया एसएचओ और आईपीएस ऑफिसर एसपी को काम करने की, वो तो वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आपको साफ तस्वीरें यहाँ लाइव दिखा दी गई हैं। अब इसके आगे क्या करें? इसके आगे तो फिर आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उन पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है जो खड़े होकर बैरिकेड संभाल रहे हैं, लोगों को पीछे नहीं कर रहे हैं, पीछे हटा नहीं रहे हैं लोगों को। अब यहाँ पर क्यों कैनन नहीं चल रहा है? अब यहाँ वाटर क्यों नहीं चल रहा है? अब ये वाटर कैनन क्यों नहीं चल रहा है? अब यहाँ लाठीचार्ज क्यों नहीं हो रहा? अब वो जो कोलकाता पुलिस जो सख्ती दिखाती थी बीजेपी की रैलीज में, वो सख्ती अब यहाँ के लोगों पर, इन पर क्यों नहीं दिखा रही? अब तो और ज्यादा दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अगर अधीन है तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स तो आ चुके हैं। और अगर ममता दीदी के ऑर्डर्स हैं तो ममता दीदी 2 दिन पहले बोल चुकी है, तो फिर तो ये क्रैकडाउन इमीडिएटली हो जाना चाहिए। चलिए, इन तस्वीरों से मैं जरा हटता हूं और जरा चुनाव की बात करता हूं। ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर अगर जितनी जल्दी, मेरा भी आग्रह यही है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी जितनी जल्दी इस पर हरकत में आए, चीफ सेक्रेटरी को कहें वो भले ही ऑर्डर से इनको इस भीड़ को घर वापस भेजें, क्योंकि इनमें से कौन कितने सुपर स्प्रेडर हैं किसी को नहीं पता। जो हो चुका वो तो हो चुका, जो आगे नहीं होना चाहिए इस पर तो हम काम कर सकते हैं। चलिए, चुनाव की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं। 207, 81, 2 ये अभी फिलहाल लग रहा है आंकड़ा। संबित जी, जो हुआ वो हुआ, या जो हो रहा है वो तो हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी, ये तो अब सामने निकल के आ गया। बीजेपी सेकंड पार्टी है और या चीफ ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन आपका जो गेन हुआ है वो तो लेफ्ट की वहां से हुआ है। लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का जो ये थर्ड फ्रंट था, ये तो जीरो, धूल के यहां मिट गया पूरी तरह से। तो क्या सारा लेफ्ट का जो नैरेटिव है, जो कार्डर है, वो अब बीजेपी आ गया है और तृणमूल चला गया है? क्योंकि तृणमूल से आपको तो कुछ गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए आनंद जी, ये कह पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि नतीजों के बाद जब ये आकलन लगाया जाएगा कि किस तरफ से कितना वोट शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये कह पाना संभव होगा। मगर आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पूरी तरह से कांग्रेस का एक तरफ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, याद रखिए, इसमें 2 नेशनल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है। बाकी जितनी भी पार्टियां, चाहे वो एलडीएफ हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, एआईएडीएमके हो, डीएमके हो, ये सारे रीजनल पार्टीज हैं।
तो इसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी देखने की आवश्यकता है। अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से फ्रिंज में चली गई है, पूरी तरह से दहलीज के बाहर जाती हुई नजर आती है। जहां से राहुल गांधी खुद सांसद है, वैसे वायनाड से आज कांग्रेस हार गई है। तो स्वाभाविक रूप से जो 2024 में एक फलक्रम के रूप में ऑपोजिशन में कांग्रेस एक्ट करता था, कांग्रेस को लगता था वो एक ऑपोजिशन के कॉन्स्टिलेशन ऑफ लीडर्स को लेकर के फलक्रम बनी रहेगी और मोदी के खिलाफ उनको उतार सकेगी। मुझे लगता है आज वो फलक्रम का पोजीशन भी कांग्रेस के यहां से छिन चुका है। जहां तक ममता बनर्जी और लोकल सत्रप के बारे में भी अशोक वानखेड़े जी बोल रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत सारे लोकल सत्रप हैं, मगर इन लोकल सत्रपों में से कौन इनका सत्रप बनेगा, इसकी बात तो वही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे एक सूनापन, कांग्रेस के जाने के बाद एक सूनापन तो आया ही है, और लोकल स्तर पे भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गेन हुआ है। आसाम में हमारी सरकार पुनः बनी है, पुडुचेरी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बंगाल में भी ठीक बात है, सरकार बनी नहीं बनी ये तो समय के साथ मालूम पड़ेगा, मगर हमने अपने आप को कंसोलिडेट जरूर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है, अशोक वानखेड़े जी की बात से मानेंगे कि जब जहां जहां कांग्रेस है उसके साथ कांग्रेस के खिलाफ लड़ना आपके डीएनए में है, जैसे कांग्रेस हट गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है कॉन्स्ट्रक्ट में, आपके नैरेटिव के कॉन्स्ट्रक्ट में और फिर फाइट के कॉन्स्ट्रक्ट में, और फिर वहां पर आपको तकलीफ होती है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी आपका विपक्ष नहीं है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपकी सीधी लड़ाई नहीं है, वहां आप थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और मायावती जी की बीएसपी ये मौजूद थी, ग्राउंड पे मौजूद थी। उनके साथ एक नेशनल पार्टी कांग्रेस का अलायंस भी हुआ था, दो अच्छे लड़के बने थे और वो साइकिल में बैठ के साथ में निकले थे। उधर दो लड़के थे ना जो पीछे की सीट में कांग्रेस बैठी हुई थी, तो आपको मदद आ गई। यहाँ पर कांग्रेस थी नहीं, यहाँ पर तो कांग्रेस कंसिडरेशन में ही नहीं थी, यहाँ तो सीधा ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस था, तो वहां पर आपको तकलीफ हो गई। यही तो अशोक जी कह रहे हैं। नहीं, डिपेंड करता है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, डिपेंड करता है कि कहां पर क्या नैरेटिव है, क्या लीडरशिप है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिली हुई थी, बीएसपी अलग लड़ रही थी, उसके बावजूद भी हम 325 सीट लेकर आए। बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस अलग लड़ रही थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिले हुए थे और हम अलग लड़ रहे थे। सिनेरियो वही था कि लोकल पार्टी के साथ एक नेशनल पार्टी का अलायंस था, मगर हमने ठीक किया। मगर जो हमारे आकांक्षा थी, संपूर्ण आकांक्षा, अभी तक तो वी आर नॉट मीटिंग द होल एक्सपेक्टेशन दैट वी हैड। ये बात तो इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे लगता है ग्राउंड पे कौन से नैरेटिव चल रहे हैं, किस प्रकार का वहां राजनीतिक स्थिति है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस का एक बहुत बड़े अरसे से उनका संगठन ग्राउंड में रहा है, वो ग्राउंडेड संगठन है। हमारा वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत ज्यादा भूमि पे या ग्राउंड पे नहीं है। ऐसे में आपके पास दो चारा रहता है, या तो आप उतना ही चुनाव लड़े जितना आपके पास संगठन है, या तो आप एक वेव क्रिएट करके ग्राउंड पे चुनाव लड़े, उसके साथ साथ हवा पे भी, अर्थात वेव का भी चुनाव लड़े। देखिए, ये दोनों के समन्वय के कारण भारतीय जनता पार्टी को जो आज सीटें मिली हैं, ये ग्राउंड में चुनाव लड़ना, उसके साथ साथ एक माहौल का चुनाव भी हमने लड़ा है और उसी का नतीजा आज ये सीट्स है। नहीं, माहौल का चुनाव तो आपने लड़ा है, लेकिन अशोक जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनको आकलन में देखना पड़ेगा कि इनके जितने लोग वहां पर तृणमूल कांग्रेस से इधर आए, जिनके भरोसे इनको लगा कि अपने काडर को बढ़ा पाएंगे, अपनी सीटों को बढ़ा पाएंगे, उन्होंने डिलीवरी ही नहीं की। तो जिन प्लेयर्स को आपने इंपोर्ट किया वो प्लेयर्स ही नहीं चले। अशोक जी, हाँ, सवाल प्रश्न, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। प्रश्न ये है कि मैं बार बार कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के समय भले नरेंद्र मोदी का नाम चला हो, सब कुछ हुआ हो, लेकिन 120 तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी कि जहां लोग भाजपा से प्यार करते थे जी। भाजपा का आदमी वहां खड़ा हो गया, भाजपा के ऑफिसेज वहां खड़े हो गए, भाजपा का लोकल वहां बूथ पे खड़े होने वाले लोग खड़े हो, वो तो भाजपा का अपना संगठन। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को शायद इतनी जल्दी हो गई थी रिप्लेस करने की। मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा कि एक वेव पे भी चुनाव लड़ाया जाता है, इस बार वेव बहुत ज्यादा खड़ी कर दी और ग्राउंड पे काम कम हुआ, ये इसमें मिसमैच हुआ। क्योंकि जो आपने विधानसभा के समय 34 लोग लिए, वो 34 लोग आ तो गए, मुझे लगता है कि वो बर्डन थे टीएमसी, क्योंकि वो 34 जाने के बाद भी टीएमसी पिछले से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब 2016 का परफॉर्मेंस यदि जा रही है, तो इसके मायने है कि जिन को आपने लिया वो लायबिलिटी थे तो टीएमसी, तो वहां की गद आपने अपने पास ली, तो उससे तो कोई डिलीवरी होनी नहीं है।
यही कारण है आपके नतीजे आ रहे हैं। यदि आप गोश्त टेढ़ी करते तो आसाम में जैसा आपने किया, आसाम कितने साल तक संघ काम करता रहा, उसके बाद एजीपी वहां आई, एजीपी के साथ आप आए, लेकिन एजीपी का भी स्टार्टिंग में जो कैडर था उस संघ से गया हुआ था। इसलिए जब एजीपी के लोग आपके पास वापस आ गए तो उनकी गृह वापसी, इसलिए आपको वहां पे आज आसाम में आपने रिपीट किया और बहुत अच्छी तरह से रिपीट किया, पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिपीट किया। वो बंगाल में आपको दिखाई नहीं देता। बंगाल में बहुत ज्यादा हवा होती, ग्राउंड पे काम कम। यदि ग्राउंड पे और थोड़ा ज्यादा काम करते और हवा कम करते तो शायद ये आंकड़ा 100 के पार भी होता, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आंकड़ा 100 के पार नहीं, इनकी उम्मीद तो सरकार बनाने की थी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी, उनके जो हाईएस्ट एंड पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जो कि आकलन कर रहे थे, दोनों ने कहा हमें 190 सीटें मिलेंगी। किसी ने भी 200 पार करने की उम्मीद नहीं की। और अगर आप सारे एग्जिट पोल्स को देखेंगे तो एग्जिट पोल्स में भी किसी ने भी तृणमूल कांग्रेस को 200 पार का आंकड़ा नहीं दिया। और अभी देखिए 208 से 209 पर बैठी है तृणमूल कांग्रेस। तो कुछ तो ऐसा हुआ है ग्राउंड पर जिसकी वजह से जो वोटर हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को चुना, उन्होंने दीदी को चुना। उन्होंने भले ही चाहे कुछ भी हो, कटमनी को छोड़ दिया, तोलाबाजी को छोड़ दिया, अम्फन की वजह को छोड़ दिया, कास्ट कंसिडरेशन को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम सब कुछ करेंगे लेकिन वोट हम दीदी को देंगे। ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये नंबर जो है, ये आंकड़ा उनके पास अभी आके खड़ा हुआ है, जहां तृणमूल कांग्रेस के पास 209 की लीड है। ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है और इसको समझने वाली बात है। और मैं आपको बता दूं, ये यहां पर नहीं रुकेगा। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो फॉल आउट है, जो आपको दिखेगा, वो होगा 2024 के चुनाव पर। कहीं ना कहीं विपक्ष ये समझ लेगा कि देखिए, जहां पर कांग्रेस नहीं है वहां पर बीजेपी बैटिंग करने में सक्षम नहीं होती और अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी, ये भी देखने की जरूरत है। केरल में जहां वाम वापस आ गया, वहीं एनडीए बढ़ रहा है, कांग्रेस फिसल रही है। तमिलनाडु में भी एनडीए धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल, उस लेवल तक पहुंचेगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। असम में सीएए, जहां पर आपको लगा कि कांग्रेस एआईयूडीएफ आगे निकल जाएगा एनआरसी सीएए पर, वहां पर बीजेपी वापस आ गई। कुछ तो वहां सही किया जो यहां नहीं कर पाए, कुछ तो यहां नहीं किया जो वहां पे कर पाए। ये सब समीकरण है, ये सब आकलन है जो उनको देखने की जरूरत है। हमारे गेस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा हमारे साथ बने रहें। अखाड़ा इस सबसे बड़ा दंगल, इस कवरेज में, 5 राज्यों के चुनाव के इस कवरेज में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ।